हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि आपके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है क्योंकि आपको बहुत परेशानी हो रही थी। आप बहुत कह रहे थे कि मैम मुझे पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ के लिए मुझे कहाँ से मिलेगी आपके नोट्स ये वो, तो उसके लिए मैंने बना दिया है। आप लोग जल्दी से ऐड हो जाइए तो मैं सब पीडीएफ एक साथ डाल दूँ, है ना। तो आप जल्दी ऐड हो जाएं अगर आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई हमारी। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन या इवैल्यूएशन क्या है। और इवैल्यूएशन आप मानेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि ये वीडियो जो मूल्यांकन है उसमें बहुत सारे उसके टाइप्स हैं। जो टाइप्स हैं वो विधियाँ, है ना, और भी मूल्यांकन से किस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको बने रहना है लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास, जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि उसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है, तो आज की क्लास आपके लिए 4 से 5 नंबर फिक्स करने वाली है। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि इवैल्यूएशन जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ सीडीपी से रिलेटेड नहीं है आपका, वो किससे रिलेटेड है, आपके जितने अदर सब्जेक्ट हैं, वो चाहे ईवीएस हो, वो चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो और या फिर वो मैथ्स हो, तो सब में ही ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। तो समझ सकते हैं कि आज अगर आपने समझ लिया तो आपके जो सारे सब्जेक्ट है ना वो सब प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो अगर पूरे पेपर में देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप प्रीवियस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, तो आप आज समझ सकते हैं। अब ये मूल्यांकन चैप्टर जो है, आप देखिए ये किसी बुक में या कुछ लास्ट में ही हमेशा पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं अभी पहले ही स्टार्ट कर दे रही हूँ। पहली बात तो इसकी इम्पोर्टेंस ही बहुत है, ये भी है, लेकिन एक और रीज़न इसका ये है कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे स्टूडेंट हैं जो भी आप बोले, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कई बार कमेंट किया, ऐसे कई बार कमेंट मेरे पास आए कि मैम मूल्यांकन चैप्टर करा दीजिए। तो कई बार ऐसा आया तो मुझे लगा कि मैं पढ़ा किसके लिए रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ। अगर आपकी ही डिमांड ना पूरी हो तो फिर तो बेकार है ना। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर पहले ले लिया है, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप सच में सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, इससे सिर्फ आपको फ़ायदा होगा। और आप अभी नहीं समझ रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ वो क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, आज आपके सारे जो भ्रम है वो भी दूर हो जाएंगे। इवैल्यूएशन किसके हम लोग बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। इसी से एक शब्द आता है मूल्यांकन की जगह कभी कभी आ जाता है आकलन, है ना। कभी मैं आपको पढ़ाऊंगी मूल्यांकन के प्रकार और पेपर में आ जाएगा, आप अगर हिंदी में या इंग्लिश में असेसमेंट, है ना, आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, असेसमेंट है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब वहीं पर आप ढेर कह रहे ये क्या है, तो मैं आपको बताऊं इनमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है, वो भी कुछ लोग मानते हैं, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल है, हाँ, लेकिन माइनर डिफरेंस है इसमें। लेकिन आप कोई डिफरेंस लेके नहीं चलना, क्योंकि आप अगर मन में बैठा लेंगे कि ये बिल्कुल अलग है, तो अगर पेपर में आपने मूल्यांकन अगर पढ़ा हुआ है और उधर आकलन लिख के आ गया, आपकी वहीं पर हालत खराब, क्या अब क्या करूं, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, मैं बता रही हूँ। इन दोनों का ही उद्देश्य क्या है, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे की क्या योग्यता, उसमें योग्यता में उसकी वृद्धि हुई है, तो इसका जो मापन करना है, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। उसकी प्रगति का आकलन करना, उसकी प्रगति का मापन करना, वही है हमारा आकलन और मूल्यांकन। उनका उद्देश्य अगर देखा जाए तो एक ही है, तभी एक दूसरे के पर्यायवाची प्रयुक्त हो जाते हैं। और इसमें अंतर क्या है, बहुत ही माइनर डिफरेंस आप मान के चल सकते हैं कि जो आकलन हमारा है, ठीक है, जो आकलन या असेसमेंट है वो एक प्रक्रिया आधारित है। कैसा, प्रक्रिया आधारित मतलब सतत प्रक्रिया है एक तरीके से, कि जो पढ़ने पढ़ाने के दौरान चलती रहती है ना। आकलन करना, कि देखना कि हाँ बच्चे ने कितना सीखा है और फिर उसमें फीडबैक देना एक तरीके से, और फिर उसमें सुधार करना, एक ये है। और मूल्यांकन अगर
इसका अगर एक संकीर्ण अर्थ लें, वैसे तो अभी मैं मूल्यांकन के प्रकार बताऊंगी तो उसमें सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन अगर एक नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है मूल्यांकन को लेके, कि मूल्यांकन क्या होता है, उत्पाद आधारित। मतलब जब आप बच्चे को सिखा लेते हैं, पढ़ा लेते हैं और फिर देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, मतलब उसका टेस्ट लेते हैं, तो ये हमारा उत्पाद आधारित है। मतलब बाद में जो आप रिजल्ट देखते हैं एक तरीके से, वो मूल्यांकन है। और आकलन क्या है, आप पढ़ने पढ़ाने के दौरान बच्चे का देख रहे हैं कि हाँ बच्चे ने इतना सीखा, मतलब कोई टेस्ट वेस्ट नहीं, है ना। तो ये एक माइनर डिफरेंस हो गया, बट आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके चलना नहीं है, और ऐसा आता भी नहीं है कि इनमें डिफरेंस बताइए, ठीक है। बता इसलिए मैंने दिया क्योंकि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग मूल्यांकन, हमने सीखा कि मूल्यांकन क्या है ना। अब हम लोग बात करेंगे जिनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहले तो हम मूल्यांकन के गुण की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन के गुण अभी बहुत बढ़िया चैप्टर है। आज आप अगर इसको पढ़ लेंगे, फिर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कितने सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, है ना। चलिए देखिए मूल्यांकन के गुण क्या क्या हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि चाहे मूल्यांकन हो या फिर आकलन, मतलब इवैल्यूएशन हो या असेसमेंट, दोनों का उद्देश्य एक ही है, बच्चे की उपलब्धियों का स्तर जांचना, ठीक है। तो यही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। तो पहले मैं मूल्यांकन के गुण की बात कर लेती हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा, मतलब जो क्वालिटीज़ है, आपको लग रहा होगा अभी मैं बात करूँगी आपको लगेगा ये बिल्कुल भी मतलब रफ है, बट मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगी यहाँ पर, वो मैं आलतू फालतू की चीज़ों से बचती हूँ, ठीक है। आपको वही पढ़ाऊँ जो इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पहला हमारा आ गया इसका वैधता, ठीक है। वैधता अगर इंग्लिश में बात करें तो वैलिडिटी, ठीक है। दूसरा गुण है मूल्यांकन का वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा हमारा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जिसको आप बोलेंगे क्या, रिलायबिलिटी। क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी, ठीक है। और भी कई सारे गुण आ जाएंगे। आपका व्यापकता आ जाएगा, उपयोगिता आ जाएगा, ठीक है। और मतलब डिफरेंस करने वाला विभेदीकरण, है ना, ये सब। चलिए मैं इसमें ही लिख देती हूँ व्यापकता, ठीक है। व्यापकता और विभेदीकरण, और इसी में साथ में ही लिख देती हूँ, ठीक है। और उपयोगिता, ये कम इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये नाम से ही आपको बता देते हैं कि इनका अर्थ क्या है, इसलिए कभी भी सीटेट आपसे ये नहीं पूछेगा। हाँ हो सकता है कभी कभी बहुत ही इजी पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बाकी ये क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का गुण नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ये गलत होगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होगा। क्योंकि ऐसे तो आप पहचान ही लोगे। वो ये नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा वो मैं आपको बताती हूँ। वो पूछेगा कि बताइए, मतलब कोई परीक्षण दे देगा, वो ऐसे कहेगा कि शिक्षक ने जो भी अपना प्रश्न पत्र बनाया है, जो भी मूल्यांकन का प्रपत्र बनाया है, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो आप बताइए कि शिक्षक के मूल्यांकन प्रक्रिया में या मूल्यांकन प्रपत्र में किस चीज की कमी है, मूल्यांकन के किस गुण की कमी है। अब आपको अगर नहीं पता है कि वैधता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या, आपको यही ऑप्शन दे देगा। अब बताइए किस चीज की कमी है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या व्यापकता। अब आपको सीटेट तो बहुत टफ आता है, सीटेट तो बहुत, उसमें बहुत वर्ड्स में इधर उधर कर देते हैं, बहुत टफ आता है, पता नहीं किसकी क्या मीनिंग होती है ना। क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी मैंने पहले ही बताया, आपको शब्दावली पे फोकस करके चलना है। अब देखिए मैं बताती हूँ कि उस शिक्षक के मूल्यांकन प्रपत्र में
वैधता की कमी है। अब ये क्यों? क्योंकि वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन बनाया जा रहा है, अगर उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रहा है तो वो क्या है, हमारा जो मूल्यांकन है वो वैध है। इसका मतलब सीधे सीधे मैं एक वर्ड में बात करूं तो वैधता का मतलब यहाँ से रिलेटेड डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? उद्देश्य से। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग आते हैं वस्तुनिष्ठता पर। वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब है और विश्वसनीयता का क्या मतलब है? चलिए पहले बताते हैं विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने अगर कोई कॉपी चेक की है और दोबारा से आप फिर से वही कॉपी चेक कर रहे हैं तो नंबर में बदलाव नहीं आना चाहिए। मतलब दोबारा से चेक करने पर भी अंक समान रहे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे आप ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इन्हें दोबारा से भी चेक करेंगे तो इनके आंसर क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। और मतलब अंकों में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा विश्वसनीय वो प्रश्न कहलाएंगे, वैसा मूल्यांकन। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली विश्वसनीयता किससे रिलेटेड है कि दोबारा चेक करने पर भी अंक समान। आपसे पूछ लेगा कि बार बार चेक करने पे अंकों में अंक जो है वो बदल जाते हैं, तो आप बताइए कि किसकी कमी है? जो प्रश्न पत्र था उसमें किस चीज की कमी थी? तो विश्वसनीयता की कमी थी। वस्तुनिष्ठता क्या है या ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इसका मतलब ये है कि वस्तुनिष्ठता का मतलब भी थोड़ा थोड़ा विश्वसनीयता से ही रिलेटेड है, बस हल्का सा आप थोड़ा डिफरेंस लेके चलते हैं। इसका ये है मतलब कि शिक्षक की जो व्यक्तिगत धारणा है उसका प्रभाव या व्यक्तिगत जो सोच है उसका प्रभाव उस पर जो प्रश्न पत्र है जो भी चेक कर रहा है उस पर ना पड़े, है ना। मतलब जैसे देखिए जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न या कोई ऐसा प्रश्न जिसके कई सारे एस्पेक्ट, कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो वो हर टीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, है ना। उसकी सोच जो होगी वो अलग अलग हो सकता है। उसी ही सोच पे जो बच्चे ने लिखा है उसी सोच पे हो सकता है कोई टीचर अलग नंबर दे, है ना, और कोई टीचर अलग, मतलब उसका जो है थिंकिंग अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? उसकी ऑब्जेक्टिविटी में कमी है। अगर हम यहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लें तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है ज़्यादा, लेकिन टीचर टू टीचर जो वेरी करता है वो किसकी वजह से? ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है ना। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना, यही होता है ऑब्जेक्टिविटी। अब आते हैं व्यापकता। मतलब जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो बहुत व्यापक होना चाहिए। मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसके समग्र को मतलब निरूपित करता हो, जो भी पढ़ा है उस समग्र जो हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम है उसको निरूपित करता हो, व्यापक होना चाहिए। ये नहीं किसी एक ही चैप्टर से उठा के सब कुछ रख दिया। विभेदीकरण मतलब मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो बता पाए कि किस बच्चे ने कितना सीखा है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल इजी दे दिया, सब पूरा पर 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 लेके चले आए, ऐसा नहीं करना है। मतलब विभेदीकरण होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ, मतलब अब ऐसा नहीं कि आप नकल कराने बैठ जाओ, है ना, और विभेदीकरण को बिल्कुल फॉलो ही मत करो। और उपयोगिता का क्या मतलब है? उपयोगिता का मतलब है जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी हमने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूजलेस चीज़ें भर दी हमने उसमें। उपयोगी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए जीवन के लिए। तो चलिए, आपको आई होप मेरी बातें समझ आ रही होंगी और ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात थी। आपको भले अभी ना लग रही हो, बट अगर आपने सीटेट दिया हुआ है, ये सीटेट ही नहीं, अदर जो टेट्स एग्जाम होते हैं जो सीटेट के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। मैं हर टेट एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने हर टेट एग्जाम को एनालाइज नहीं किया। हाँ, जैसे यूपी टेट है तो यूपी टेट जो है वो बहुत ज़्यादा समझ पे बेस्ड नहीं होता, आपका थोड़ा रटने पे बेस्ड होता है, तो मैं उसको नहीं यहाँ पर ले रही हूँ। पर ऐसे एमपी टेट मैंने लिया तो वो सीटेट के पैटर्न पे। तो ये आपको देखना है कि आपके स्टेट का जो टेट है वो कैसे मैच कर रहा है ना, सीटेट के पैटर्न पे या उसका बिल्कुल अलग पैटर्न है।
तो चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार की, ठीक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन के प्रकार की। तो देखिए मूल्यांकन जो है, अगर आपने कभी अगर बीटीसी बीएड कुछ भी पढ़ा होगा तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन और परिमाणात्मक मूल्यांकन, है ना। मैं इसको समझा दे रही हूँ, बट ये इससे क्वेश्चन आते नहीं, मैं समझा दे रही हूँ, नॉर्मल आपको समझ ही आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर दूसरे हिसाब से क्या मूल्यांकन प्रकार होते हैं फिर वो मैं बताऊँगी। पहला तो मूल्यांकन के प्रकार का एक डिस्क्रिप्शन है कि मूल्यांकन जो होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है मतलब अंकों के आधार पर, जैसे आपका मैथ का टेस्ट होता है, आपका हिंदी का टेस्ट होता है, आपके कितने क्या मार्क्स है उसके आधार पे आपका पता चलता है आपने कितना सीखा। और एक होता है जिनका आकलन हम नंबरों के आधार पर नहीं कर सकते हैं, जैसे आपकी ईमानदारी, आपका कक्षा में शांत रहना, है ना। मतलब शांत रहने का मतलब ऐसा नहीं, शांत रहने का मतलब कि आप ज़्यादा किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, है ना, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा है। शांत का मतलब आप वो मत लीजिएगा कि मतलब एक्टिव नहीं रहता है, ऐसा नहीं, मतलब कि दूसरों से बेवजह लड़ना नहीं, मतलब ज़्यादा लड़ाई वड़ाई पे मत रहना, पढ़ाई पे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप नंबरों के आधार पे नहीं दिखा सकते हो, है ना। तो ये गुणात्मक मूल्यांकन में इन सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा, परिमाणात्मक जिसमें अंकों के आधार पर, बस आप ये समझ लीजिए, ये तो नॉर्मल हो गया। अब आते हैं कि जिस मूल्यांकन के प्रकार पे क्वेश्चन बनते हैं वो 3 प्रकार के आप कर सकते हैं। कौन कौन से, वो तो एक नॉर्मल से बात हो गई, और ये जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, या इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, या फिर इसको इंग्लिश में बोले तो फॉर्मेटिव। आपने देखा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपने सुना होगा ना, हो सकता है इवैल्यूएशन ना सुना हो, बस वही मैं बता रही हूँ कि आपको इसीलिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस लेके नहीं चलना है। तो रचनात्मक, निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव। और दूसरा जो हमारा है वो हमारा होता है संकलनात्मक, संकलनात्मक या योगात्मक, योगात्मक, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समेटिव, समेटिव असेसमेंट, है ना, आपने सुना होगा। तीसरा जो हमारा है वो है निदानात्मक, निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, ठीक है। चलिए हम बताते हैं ये क्या है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत। देखिए मैं इसलिए एसडीपी के क्या क्या फायदे, अगर आप हिंदी इंग्लिश, मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि आपको दोनों लेके चलना है। देखिए क्या फायदे हैं। अब आप यहाँ पर सीडीपी पढ़ रहे हो, साथ में आपकी हिंदी भी प्रिपेयर हो रही है, साथ में आपकी आप देखिए इंग्लिश भी प्रिपेयर हो रही है, ईवीएस भी प्रिपेयर हो रही है ना। तो कितने फायदे हैं, तो ये आपको देख के चलना है। अब देखिए मैं बताती हूँ रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, ठीक है। आप मैथ पढ़ा रहे हो बच्चे को, ठीक है, आपने मैथ पढ़ाया, अब आप आए शुरुआत से लास्ट तक यहाँ पर छाप के रख दिया, जो भी क्वेश्चन था बस अपने आप में ही समझ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बस खुद ही लिख के चले गए। ऐसा करते हो आप क्या, या कोई भी टीचर, अच्छा टीचर ऐसा करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन बताएगा और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या 2 क्वेश्चन बताएगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये देखने के लिए वो टेस्ट नहीं ले रहा है, उसमें नंबर नहीं बांट रहा है, कैटेगराइज नहीं कर रहा है बच्चे को, वो ये देख रहा है कि बच्चों ने कितना सीखा, या क्या मेरी ये विधि गलत है, क्या मैं जो पढ़ा रही अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं तो क्या मुझे दूसरी तरीके से, जैसे टीचर करते नहीं कि हाँ चलो ये वाला मेथड, ये वाला नहीं समझ में आ रहा, इस वाले मेथड से बताते हैं, है ना। तो ये तो विधियां बदलते हैं अपनी, एक तो उन्हें भी फीडबैक मिलता है क्या उनकी विधि सही मतलब काम कर रही है या नहीं, बच्चों को समझा पा रही है या नहीं, या फिर वो उन्हें ये भी पता चलता है कि बच्चे को किस तरीके से हमें समझाना चाहिए, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, है ना, या सीख पा रहे हैं। तो एक तरीके से जो ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही जो मूल्यांकन होता रहता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा
रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संकलनात्मक या योगात्मक या समेटिव असेसमेंट। क्या है ये संकलनात्मक, है ना? इसका मतलब ये है आपने बच्चे को पढ़ा लिया, ठीक है, आपने पढ़ा लिया और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, टेस्ट ले रहे हो। वो क्या है हमारा, वो आप देख रहे हो समेटिव एक तरीके से, कि मतलब बच्चे ने अब आप एक तरीके से नंबर दे रहे हो या कुछ भी इस ग्रेडिंग कर रहे हो, तो ये आप देख रहे हो कि बच्चे ने अब कितना सीखा, आप देख रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा। ये निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उनकी जो असफलता हो रही है या असफलता को प्राप्त कर रहे हैं बार बार, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण ढूंढने के लिए जो क्या करा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, निदानात्मक। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इन दोनों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है, वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जब आप नाम सुनोगे तब आप जानोगे। जैसे वो आता है, आपने कभी सुना होगा अगर आपने लगाया है प्रीवियस ईयर, मैं यही बता देती हूँ। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसको हम बोलेंगे क्या, अधिगम। यहीं पर आपको दिखाई दे रहा हो या ना, इधर मैं बता देती हूँ। अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है, ये 3 टाइप्स के मूल्यांकन के प्रतिमान कहलाते हैं, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, जो दूसरा है हमारा अधिगम का मूल्यांकन, और जो तीसरा है हमारा वो है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, के रूप में मूल्यांकन, ठीक है। इसको अगर बोले तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये फॉर है, असेसमेंट ऑफ है ये, ठीक है। और ये मैं देखिए साथ में इंग्लिश भी चल रही हूँ ना, तो देखिए आपको कितना फायदा हो रहा है। अधिगम के रूप में मूल्यांकन मतलब असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। ये अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे अधिगम के लिए मूल्यांकन का अर्थ क्या है ना, क्या अर्थ है आप समझिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको क्या बता रही थी अभी, जब मैथ वाला एग्जांपल दिया था, क्या मैथ पढ़ा रहे हो और देख रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा और फिर उसके आधार पर फिर से पढ़ा रहे हो, मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये मैंने अभी किसका एग्जांपल बताया था, रचनात्मक मूल्यांकन, है ना। तो रचनात्मक मूल्यांकन ये हमारा किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, फॉर मतलब अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अधिगम का मूल्यांकन, अब आपने जो सीखा है उसका मूल्यांकन, उसका, है ना, का मूल्यांकन मतलब आपने जो सीखा है उसका मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आप जब कोई भी चैप्टर या कोई भी सत्र के अंत में जो भी परीक्षाएं होती हैं आपकी, है ना, वो क्या हो गया आपका, वो अधिगम का आपने कितना सीखा उसका मूल्यांकन। और ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड, ऐसा ही तो मैंने अभी कुछ संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन बताया था, तो ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो गया, ऑफ, है ना। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो है वो है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन एज लर्निंग। क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, हाँ, क्या मतलब होता है इसका, मतलब होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन चल रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे जो बच्चा, इसको सीधे सीधे आप ध्यान कर लीजिए, इसका मतलब
मतलब होता है स्वमूल्यांकन। मतलब बच्चा खुद का जब मूल्यांकन करता है, खुद का मूल्यांकन कैसे करता है? दूसरों से कंपैरिजन करके, अरे यार मेरे फ्रेंड को तो इतना आता है, अरे उसने तो ये रट लिया, उसने तो ये, मतलब अपने आप को मूल्यांकन कर रहा है अपने को दूसरे से कंपैरिजन करके कि नहीं मैं उसके मतलब उसके हिसाब से मैं अभी कितना अच्छा हूँ, या मैंने ये, तो मतलब अपना मूल्यांकन खुद कर रहा है कि अरे मेरे फ्रेंड को तो इतना आ गया, हाँ, तो खुद का मूल्यांकन कर रहा है दूसरों से कंपैरिजन करके। तो ये होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, है ना। आई होप आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा कहीं बुक में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देती हूँ। अगर इस तरीके से आपको बुक में कहीं पर लिखा मतलब ऐसा मिले साथ में ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से कनेक्ट करके नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका कब मिलेगा? जब आप खुद उस चीज़ के बहुत गहराई में जाके उस चीज़ को जानेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन की विधियों की। जैसा कि आपने सुना होगा मूल्यांकन की विधियों की बात करेंगे, ठीक है। इसमें मैं वही विधियों की बात करूँगी जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। जैसे आपको इंटरव्यू तो पता ही होगा कि क्या होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है? बातचीत के माध्यम से आपका जो मूल्यांकन किया जाता है, बातचीत के माध्यम से, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी आंकी जाती है। और जो है एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, मैं उसकी पहले बात करूंगी, पोर्टफोलियो। मतलब पोर्टफोलियो क्या है? देखिए पोर्टफोलियो, पहली बात तो आप ट्रिक समझ लीजिए, जो समझ लीजिए ये ट्रिक 101% सही होगी, हुई है, कभी गलत नहीं हुई। वो ट्रिक ये है कि कभी भी आपको मूल्यांकन की विधियों में आपका व्यू पूछा जाए पॉजिटिवली कि बताइए कि निम्न में से कौन सी विधि बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है इस कार्य के लिए, कुछ भी, हमेशा ही उसका आंसर का ऑप्शन में पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो ही होगा हमेशा, ठीक है। और एक और बात कि पोर्टफोलियो क्या है मैं पहले वो बता देती हूँ, तो चलिए ट्रिक की बात होगी। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि बच्चे के कार्य का, मतलब किसी भी बच्चे के जो कार्य का जो विवरण होता है एक तरीके से। जैसे बच्चे ने मान लीजिए एडमिशन लिया, तब उसकी भाषाई क्षमता कैसी थी, और अगर हमने उसको इतना पढ़ा लिया, 1 साल बाद उसकी भाषाई क्षमता किस तरीके से है, तो इन सब का जो विवरण होता है वो। अब देखिए पोर्टफोलियो में ऐसा भी आपने कहीं कहीं देखा होगा, पोर्टफोलियो का मतलब कि एक बच्चे का पूरा पोर्टफोलियो के मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, ये वो, तो वो भी मतलब उसका पूरा विवरण एक तरीके से जो स्कूल में रखा जाता है, तो वो भी पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा। बट मैंने भाषाई क्षमता वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा गया है। यही हिंदी पेडागॉजी में पूछा गया है कि बताइए कि मतलब जो बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है, तो उसमें पोर्टफोलियो ऑप्शन में जो है वो पोर्टफोलियो बार पूछता है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि मूल्यांकन कौन सी है, तो पोर्टफोलियो कई बार आया हुआ है। तो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या है, मतलब पूरी उसका घटनाओं का एक तरीके से उसने किस स्तर से किस स्तर तक पहुंचा है, उसका पूरा विवरण ये हो गया। चलिए एक और जो वर्ड आता है, आपको ये सब पता होगा, ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्व करके उसका निरीक्षण करके, मतलब एक तरीके से देख के कि वो उसकी जो दैनिक घटनाएं हैं उनको देख के। अब देखिए एक आता है घटना वृत्त, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए जैसे बच्चे की जो भी दैनिक कार्य, मतलब जो भी दैनिक कार्य वो कर रहा है स्कूल में, मतलब जो भी दैनिक घटनाएं घटित हो रही हैं उस स्कूल में, उसका एक तरीके से विवरण है। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो उसमें बच्चों ने किस तरह उसमें परफॉर्म किया है ना, ये सब किससे आएगा, ये सब आपका पता चलेगा घटना वृत्त से। मतलब कि बच्चे ने किस तरीके से उसमें परफॉर्म किया है, उसका एक तरीके से विवरण है ना, ये हो गया घटना वृत्त या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब देखिए जो चौथा हमारा वो जो आता है वो कौन सा है, निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल, ठीक है। ये मतलब होता है कि बच्चे की उपलब्धियों को ऐसे जांचना कि पता चले कि वे किस स्तर की है ना। वो होता है रेटिंग देना एक तरीके से, जैसे ग्रेड दिए जाते हैं, है ना, ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग सिस्टम में A++++ है ना। तो ये क्या है,
तो ये निर्धारण मापनी। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। जो जो इम्पोर्टेंट थी उन्हीं के बारे में मैंने डिस्कस किया है। देखिए पोर्टफोलियो ऐसा है कि कहीं भी अगर आपसे ने मूल्यांकन की विधियों की बात की है और पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है, तो कुछ भी हो आप पोर्टफोलियो लगाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ऐसा ही कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मेरा जो ये मानना है, मतलब एक जो मेरी बनाई हुई धारणा है कभी गलत हुई। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए पोर्टफोलियो सिर्फ पोर्टफोलियो के बारे में एक और बात, कि पोर्टफोलियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर ही बनाते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम लोगों को अभी पढ़ना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और प्रश्नों के प्रकार। ये मूल्यांकन में अभी शेष है, ये मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी के और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।